जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी जो है घटनासार की। ठीक है, घटनासार की जो अभी रिसेंट में आई है उसको हम देखेंगे। इसका आप देखेंगे वन लाइनर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस स्टार्ट बिगिन दिस राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। ओके, इसमें आप देखेंगे जो स्पेन के राष्ट्रपति भारत के भ्रमण पे आए थे, वो देखेंगे उनका क्या नाम था, पेड्रो सांचेज। ये उस उच्च स्तरीय एक मंडल के साथ ये भारत में आधिकारिक एक यात्रा पे आए थे। और यात्रा के बाद आने के बाद ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और सांचेज के बीच एक वार्ता हुई। और वार्ता होने के बाद गुजरात के वडोदरा में आप प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर ये बात हुई। गुजरात के वडोदरा में प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर बात हुई और इन दोनों नेताओं की ने वडोदरा में जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का क्या किया, उद्घाटन किया। उसके बाद सांचेज ने मुंबई के दौरे पर गए, जहां उन्होंने अनेक उद्योगपतियों और नेताओं और सांस्कृतिक हस्तियों से क्या की, वार्ता की और बातें की। ठीक है, बात करने के बाद ये देखेंगे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, इसमें देखने को मिलता है आपको कि ये प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के जो राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह निर्मित जो C-295 विमान का क्या किया, फाइनल असेंबली लाइसेंस प्लांट का क्या किया, उद्घाटन किया। यह पहली निजी सैन्य विमान ये फैक्ट्री है, पहली निजी सैन्य विमान ये निजी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आप देखेंगे दोस्तों, इस फैक्ट्री में ये C-95 सैन्य परिवहन और विमानों को खरीद में भारत ने एयरबस से की है। ठीक है, भारत ने एयरबस से की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और अपनी कंपनी में देखेंगे कि 40 C-295 विमानों का उत्पादन करेगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसके लिए स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ क्या हुआ, समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझौता हुआ है और भारत और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस आप देखेंगे 21,935 करोड़ रुपए की लागत लगाएगा, जिसमें 56 C-295 विमानों के लिए समझौता किया गया। इसके तहत आप देखेंगे कितने 16 विमानों की आपूर्ति फ्लाईवे में की जाएगी। ठीक है, की जानी है। और 40 जो विमानों का निर्माण होगा वो भारत में किया जाएगा। ओके, 40 जो विमान हैं वो भारत में किए जाएंगे। और आप देखेंगे कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द्वारा पहला C-295 विमान सितंबर 2026 तक तैयार होने की क्या है, संभावना है। ठीक है दोस्तों, तैयार होने की संभावना है। इसमें आगे देखेंगे, इसमें आप देखेंगे जो भारत और स्पेन के बीच जो अक्टूबर में क्या हुआ, वडोदरा में बुनियादी ढांचे, ठीक है, रेल, परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक के क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। इसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और स्पेन के राष्ट्रपति ने क्या किया, द्विपक्षीय जो बैठक हुई थी इसमें MOU पे हस्ताक्षर किया। और इन दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर क्या की, चर्चा की है। और शहरी और क्षेत्रीय रेलवे प्रणालियों के साथ साथ लंबी दूरी यात्रा करने और माल ढुलाई नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे, स्टेशनों, रेलवे सुविधाओं, अन्य सारी चीज़ों पे सहयोग करने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया। और दोनों पक्षों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो स्पेन बेंगलुरु में क्या करेगा, वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और साथ ही बार्सिलोना में भारत का महावाणिज्य दूतावास साल अगस्त में चालू हो जाएगा, इसी साल अगस्त में चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद अगस्त में चालू होने के बाद आप देखेंगे आगे इसमें आपको देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति पेड्रो ने द्वारा 2026 को क्या किया गया, सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाने का क्या लिया है, निर्णय लिया है 2026 को। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो वार्ता हुई थी भारत और स्पेन के बीच 2023 में जो द्विपक्षीय व्यापार में आप देखेंगे जो $10 अरब का ये लगभग व्यापार था। इसमें आप देखेंगे भारत का केवल कितना था, $7.5 अरब का क्या था, निर्यात था। और आयात कितने का था, $2.5 अरब का। और स्पेन भारत का 16वां बड़ा निवेशक है। ठीक है, और स्पेन की 230 से अधिक कंपनियां भारत में है। ठीक है, और वहीं देखेंगे भारत की 80 कंपनियां स्पेन में क्या कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अगला है आप जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्फ की भारत यात्रा देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जब यात्रा पर आए थे जर्मन चांसलर
को लाभ। तो आप देखेंगे कि ये 7वें अंतर सरकारी परामर्श ICG में जर्मन बिजनेस के 18वें एशियाई प्रशांत सम्मेलन 2024 में हिस्सा लेने के लिए ये 2024 में भारत यात्रा पर आए और दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या की, द्विपक्षीय वार्ता की। और इस दौरान भारत जर्मनी स्तर अंतर सरकारी परामर्श के 7वें दौरे पर की वार्ता हुई और जिसके बाद भारत और जर्मनी 18 समझौते पर क्या किया और दस्तावेजों पे हस्ताक्षर किया। इसमें आपराधिक मामलों में कानूनी जैसे सहायता संधि, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और पारस्परिक सुरक्षा आदि शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस के 18वें सम्मेलन में जर्मन कंपनी को क्या किया, आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई स्थान नहीं है। और यह सम्मेलन 12 वर्ष के अंतराल के बाद 25 अक्टूबर को क्या कीजिए आयोजित किया गया। और मोदी स्कॉल्फ की बैठकों के जिन मुद्दों पर सहमति बनी वो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे जर्मनी ने भारतीयों के लिए जो वीजा की संख्या थी 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने की घोषणा की। भारत और जर्मनी AI सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है, दोनों देश। और हरित हाइड्रोजन और आंतरिक प्रौद्योगिकी, हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन और आंतरिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। 25 वर्ष की जो द्विपक्षीय साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसके महत्वपूर्ण समझौते हैं। भारत और जर्मनी जो हरित क्रांति के क्षेत्र में आप देखेंगे सहयोग करने में सशक्त बनाने के लिए इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप लॉन्च किया। और इस पहल के तहत दोनों देश क्या करेंगे, हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में क्या करेंगे, निवेश करेंगे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीतियों पे एकजुट होंगे। ठीक है दोस्तों, एंड भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेगा और व्यापक जोर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों देश आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए एक साझा करेंगे। ठीक है, और सुरक्षा रणनीति को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे और उस पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और जर्मनी क्या करें, CO फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें आप दोनों देशों के आप देखेंगे दोनों देश के जो जगतों के जो प्रमुख लोगों ने क्या किया, हिस्सा लिया। और इस फोरम में आपको मिलता है कि भारत के जो MSME को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या करेगा, ये मजबूती देने के लिए जर्मनी की तकनीकी क्षमताओं के जरिए मेक इन इंडिया को क्या करेगा, प्रोत्साहन करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और ठीक आगे देखिए, जर्मनी और भारत के जो उच्च शिक्षा अनुसंधान को साझेदारी बढ़ाने के लिए दोनों ने सहमति जताई और भारतीय और जर्मन विश्वविद्यालय के बीच संयुक्त अनुसंधान, स्टूडेंट एक्सचेंज और वाटर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल चेंज जैसे मास्टर कार्यक्रम को संचालित करने पर क्या करें, सहमति बनी। ठीक है, जिसमें IIT चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय के बीच एक सहमति और एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें देखा गया कि जो भारतीय छात्रों को जो दोहरे डिग्री कार्यक्रम को लाभ उठाने की अनुमति देगा। दोनों देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत कुशल प्रवासियों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को क्या करेगा, बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई है। और इससे समझौते के तहत आप देखेंगे भारतीय युवाओं और पेशकारों को जर्मन में रोजगार मिलने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और नए सरकारों की जो गठन हुआ है उसके बारे में देखते हैं। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश में, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये फर्स्ट चुनाव है आफ्टर जो UT बनाने के बाद। ठीक है, और ये हरियाणा विधानसभा आप देखेंगे इसमें एक ऐतिहासिक जीत हुई है BJP की। ठीक है, जिसमें BJP 48 सीट जीतकर ठीक है तीसरी बार ये गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, तीसरी बार गवर्नमेंट बनाई है। वहीं आप देखेंगे जो कांग्रेस थी 37 सीट जीती है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि लगातार जो तीसरी बार बनाने वाली भाजपा गवर्नमेंट रही है, ऐसा ये पहला पार्टी है। ठीक है, ये देखेंगे कि 10 साल के बाद जो चुनाव के जो 90 सदस्यीय जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसमें 29 सीट BJP ने जीता था और जम्मू संभाग में ही बेहतर प्रदर्शन है। बाकी जो वैली वाला एरिया था उसमें खाता भी नहीं खुला था। तो इसमें देखेंगे कि ये इतना पॉलिटिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लेंगे कि ये 90 सदस्यीय विधानसभा थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना 42 जीता और कांग्रेस ने 6 जीता। और दोनों का जो गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और CPIM ने दोनों मिलाकर 48 सीट पाया और गवर्नमेंट बनाया। और आप देखेंगे जो 2014 में देखेंगे जो महबूबा मुफ्ती को 28 सीट मिली थी, वो इस बार 3 पर ही मिलकर सिमट गई। ठीक है, और उमर अब्दुल्ला जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के, और इनको
जो शपथ दिलाने का काम किसने किया था, ये जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया था। ठीक है, ये डल झील के किनारे बने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, ये 16 अक्टूबर को शपथ दिलाए थे। और जो उप मुख्यमंत्री किसको बना, सुरेंद्र चौधरी जी को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें देखें जो नायब सिंह सैनी थे हरियाणा के, ये दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, और राजनीतिक में इतिहास रचते हुए तीसरी बार, जैसा मैंने आपको बताया, कि सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद नायब सिंह सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने क्या दिया, गोपनीयता से शपथ दिलाई। ठीक है, और साथ ही 13 मंत्री भी क्या किए, शपथ ग्रहण किए। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आगे 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5वां, ये याद रखेंगे कौन सा है, ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। ये आप देखेंगे विधान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता राज्यों को क्या किया, प्रदान किया, दिया ये पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसमें उड़ीसा आप देखेंगे शीर्ष स्थान पे था। तो क्वेश्चन यही आएगा, उड़ीसा कौन से स्थान पे था, तो शीर्ष स्थान पे था, जबकि अपना उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे था, और गुजरात और पुडुचेरी के साथ दोनों कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे थे, थर्ड पोजीशन पे थे। और 9 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये बेसिकली आप देखें जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की क्या की सूची बनाई, और उस सूची में देखेंगे कि ये राज्यों को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी स्पेस के उत्तर प्रदेश है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ये दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ये इनकी प्रशंसा की गई है। और इस मिशन के तहत आप देखेंगे दोस्तों, इस लगभग 17,900 से अधिक गाँव में क्या किए, ये नल जल कनेक्शन दिया गया है, जिसमें लगभग 1.9 करोड़ लोगों को, परिवार को, लोगों को क्या लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के और गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए ये 4100 MLD की संयुक्त क्षमता वाले 133 मल जल शोधन संयंत्र का निर्माण कराया। और आप इसमें देखेंगे कि जल प्रबंधन और संरक्षण में असाधारण प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार भी मिला है। जिला पुरस्कार में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में त्रिपुरा से आप देखेंगे धलाई को, उत्तर प्रदेश से बांदा को, जम्मू कश्मीर से गंदेरबल, ठीक है, गंदेरबल को ये जिला स्तर पे मिला है ये पुरस्कार। कुल 9 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके कुछ विजेता आप देख रहे होंगे इस प्रकार है। जो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आप देखेंगे उड़ीसा पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, ओके, गुजरात और पांडिचेरी साथ ही थर्ड नंबर पे। सर्वश्रेष्ठ जिलों में साउथ जोन विशाखापट्टनम है, नॉर्थ ईस्ट का धलाई त्रिपुरा है, नॉर्थ जोन संयुक्त विजेता उत्तर प्रदेश बांदा गंदरबल जम्मू कश्मीर, पश्चिमी में तो देखेंगे जोन में इंदौर मध्य प्रदेश, और पूर्वी जोन में बालानगिरी उड़ीसा में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों के बारे में देख लेते हैं। इसमें पुल्लमपारा त्रिवंतपुरम केरला में, और मासुलपानी कांकेर छत्तीसगढ़, हेम्पापुरम अनंतपुरम ये आंध्र प्रदेश में, और खली हरंग ना पश्चिमी ये जयंतिया मेघालय में। ओके, जयंतिया मेघालय में। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के बारे में देखेंगे, गुजरात सूरत जो कि गुजरात में है इसको मिला है, उड़ीसा में पुरी, और महाराष्ट्र में पुणे को। अगला देखेंगे न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको इसके अनावरण पे आप देखेंगे जो न्याय की देवी थी इनमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक तस्वीर जो आप देखते थे, इसके हाथ में क्या रहता था, न्याय की देवी में एक हाथ में तलवार और आंखों पे पट्टी हुआ करता था। ठीक है, तलवार और तराजू पकड़े हुए थी, ठीक है, उसको, और आंखों पे पट्टी बांधे हुई थी, उसको दर्शाता था। और ये निष्पक्षता और कानून की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन उसमें बदलाव आ गए और न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बदलाव कर दिया गया, और इसका बदलाव मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के निर्देश पे किया गया। ठीक है, अब जो बदलाव हुए हैं न्याय की मूर्ति का, ठीक है, न्याय की देवी का, अब देखते हैं कि आंखों पर पट्टी के बिना पक्षपात के न्याय को दर्शाता है, और चाहे उसकी पहचान स्थिति कुछ भी हो, जबकि तलवार न्याय के परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन अब जो नया संस्करण है, इसमें जो आंखों पे पट्टी था उसको हटा दिया गया है, जो अंधेपन के माध्यम से निष्पक्षता के बजाय न्याय में पारदर्शिता को दर्शाता है, और तलवार को भी हटा दिया गया है, और इसके स्थान पर संविधान को स्थापित किया गया है, जो इस बात पर बल देता है कि जो न्याय का स्रोत होगा लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में निहित होगा, न कि बल या सत्ता पे। ठीक है दोस्तों,
इसमें एक और मुख्य चीज़ जानने योग्य है, जो न्याय की देवी जिन्हें जस्टिया के नाम से भी जाना जाएगा, यही आपको जानना है। ठीक है दोस्तों, आगे चल बढ़ते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, वही एग्जाम में आएंगे आपके। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, वो बढ़कर 96.96 करोड़ हो गई हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा आप देखेंगे जारी एक रिपोर्ट में देखेंगे, इंडिया टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर में देखेंगे, उसके अनुसार देश में चालू इंटरनेट ग्राहकों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और 1.59% बढ़कर आप देखेंगे 96.96 करोड़ पहुंच गई है। ठीक है, ये बताता है कि इतने उपभोक्ता बढ़ चुके हैं। ये मंथ वाइज दिया है, मंथ वाइज कभी भी पूछेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ये यहाँ पे वायरलेस ग्राहकों की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस कभी आप नहीं देखेंगे कि इतना डिटेल पूछ दे। ठीक है, करंट अफेयर्स, तो आपको इन सब बातों पे नहीं ध्यान देना है, इस सब इश्यूज़ पे नहीं देखना है, ये करंट अफेयर्स पे। ठीक है, और यही प्रतिशत की बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें आगे मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा देखेंगे। जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो भारत पे डॉक्टर मोहम्मद मोइजुद्दीन हैं, जो राजकीय यात्रा पर आए। ठीक है, और इन्होंने कहा था, आप देखेंगे इसमें देखेंगे, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति मोइजुद्दीन ने मालदीव फर्स्ट की नीति का पालन करते हुए उनका देश भारत के साथ अपने दीर्घकालीन और भरोसेमंद संबंध को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। और इस दौरान आप देखेंगे कि भारत ने अपने पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के तहत मालदीव को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और भारत ने मालदीव के वित्त पोषण और आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य से ट्रेजरी बिल क्या किया, प्रदान किया। दोनों देशों के बीच में आप देखेंगे व्यापक आर्थिक समुद्री सुरक्षा साझेदारी के दृष्टिकोण को अपनाने पर सहमत हुए, और भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के समय पूरा करने में क्या हुए, ये करते हुए सहमत हुए। ठीक है, सहमत हुए, साथ ही थीलाफूसी और गिरावारू द्वीपों को जोड़ने के लिए एक क्या हुआ, समझौता हुआ, सहमति व्यक्त की गई। ठीक है, दोनों देश में अब सीलाफूसी में एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने के लिए ट्रांसशिपमेंट और बैंकरिंग सेवाओं का विस्तार करने तथा हनीमादू और गान जैसे हवाई अड्डों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सहयोग देगा। ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, इस दौरान मोदी और मोइजू ने वर्चुअल माध्यम से हनीमादू हवाई अड्डे का नए रनवे का क्या किया, उद्घाटन किया, हनीमादू एयरपोर्ट का। ठीक है, भारत और मालदीव के रिश्ते बेहतर की दिशा में बढ़ते हुए आप देखेंगे कि करेंसी स्वैप डील एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसमें 5 समझौते के ज्ञापन पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ। मालदीव के लिहाज से मुद्रा अदला बदली और समझौता काफ़ी ये महत्वपूर्ण था, और इसमें मालदीव विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। और आगे देख, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, मालदीव मुद्रीय प्राधिकरण ने 2024 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मुद्रा स्वैप पे क्या किया, समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से आप देखेंगे मालदीव और अमेरिकी डॉलर यूरो स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन डॉलर तथा भारतीय रुपया, ठीक है, भारतीय रुपया में स्वैप विंडो के तहत 30 बिलियन रुपये तक की राशि को प्राप्त करने के लिए अनुमति मिल गई, और 2027 तक ये क्या रहेगा, जून 2027 तक ये प्रभावी रहेगा। भुगतान का संतुलन के तनाव के समय मालदीव का अल्पकालीन विदेशी मुद्रा तरलता प्रदान करेगा। ठीक है, अन्य समझौते में आप भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव राष्ट्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज के बीच एक प्रशिक्षण पे किया हुआ समझौता हुआ, और भारत के केंद्रीय ब्यूरो और मालदीव के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच भी एक समझौता में शामिल हुए। और इसके अलावा आप देखेंगे नेशनल जुडिशियल एकेडमी और मालदीव के जुडिशियल कमीशन के बीच एक समझौता का एक नवीनीकरण पेश हुआ, और खेलों में भी ये सहयोग से लेकर ये समझौता हुए। करेंसी स्वैप डील में एक वित्तीय अनुबंध है, इसमें 2 पक्ष एक निश्चित अवधि के लिए एक दूसरे के लिए मुद्राओं का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और आगे जब देखेंगे इस अवसर पर आप देखेंगे जो मालदीव के
अवसर पर भारत ने मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान को सरल बनाने के लिए क्या किया, रुपे कार्ड लॉन्च किया। ओके, रुपे कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान देंगे। पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख में जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिला है पश्मीना ऊन किसके लिए, लद्दाख, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रीय और कपड़ा मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह ने लद्दाख के जो उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा को पश्मीना ऊन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे सॉफ्ट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, कि भौगोलिक यानी जीआई टैग ये प्रदान किया गया है। ये 2030 तक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग आप देखेंगे 5 लाख पश्मीना बकरियों और 1 मिलियन मोरिनो भेड़ पालन का लक्ष्य हासिल करेगा। और इसमें आप देखेंगे पश्मीना शब्द का फारसी और क्या होता है, पश्म से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नरम सोना यानी नरम ऊन। ओके, एंड आप देखेंगे ये जीआई टैग कंप्लीट हुआ। आप एक देश एक चुनाव का जो पर कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, एक देश एक चुनाव को। ओके, जो कोविंद समिति बनी थी, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। कोविंद समिति किसके लिए बना था, ये एक देश एक चुनाव के लिए। ठीक है, मोदी जी की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसमें जो कोविंद समिति की जो बात की गई एक देश एक चुनाव की सिफारिश पे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई। इस पर आप व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक विधेयक तैयार किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में शीतकालीन में आप देखेंगे ये पेश किया जाएगा। ठीक है, शीतकालीन जो नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो ये समिति बनी थी, इसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति के समक्ष 18,000 से अधिक पेज का रिपोर्ट पहले चरण में लोकसभा और देश के सभी विधानसभा और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय और चुनाव को कराने की सिफारिश की गई है। ठीक है, सभी विधानसभा और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय ठीक है कराने की सिफारिश की गई है। इसमें आप देखेंगे मतदान सूची और मतदाताओं के लिए एक जैसा पहचान पत्र होना चाहिए। समिति के सामने लगभग 32 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव को क्या किया, समर्थन दिया और 15 ने क्या किया, विरोध किया। और एक साथ चुनाव कराने के लिए आप देखें 18 संवैधानिक संशोधन करने का सुझाव दिया गया। इसमें अधिकतर क्या है, संसद की मंजूरी मिलने के बाद राज्य विधानसभा में क्या होगा, मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। आप देखेंगे हालांकि मतदाता सूची और वोटर कार्ड क्या होगा, लागू करने के लिए अब संशोधन को देश के आधे राज्यों में क्या होगी, मंजूरी की आवश्यकता होगी। और विधि आयोग भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है। ठीक है, और आयोग की रिपोर्ट जल्द पेश होने की मतलब उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये कोविंद समिति ये इसके बारे में था। और लोकसभा विधानसभा चुनाव समकालीन बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82A जोड़ने की सिफारिश की गई है और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 24A के प्रावधानों को लागू करने पर विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल समाप्त के साथ दोनों एक साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है, सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो हुई थी कैबिनेट बैठक, उसमें इसरो के जो निम्नलिखित प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन को मंजूरी जो मिली है, जिसमें आप चंद्रयान 4 को देखेंगे 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के महत्वाकांक्षा से आप देखेंगे मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी प्रदान की गई, जो लगभग 2104 करोड़ रुपये की लागत से ये जिम्मेदारी इसरो की होगी। ठीक है, इसके लागत के अंदर आप देखेंगे कि जो अंतरिक्ष यान का निर्माण, LVM-3 2 लॉन्च वाहन मिशन, बाह्य गहन अंतरिक्ष नेटवर्क का समर्थन और डिजाइन सत्यापन के लिए विशेष परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और अंत में आप देखेंगे चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग के मिशन और चंद्रमा के नमूने जो एकत्रित करके पृथ्वी पर सुरक्षित लाने के लिए ये शामिल है। गगन फॉलो ऑन 2035 में देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह शुक्र के अध्ययन के लिए 1236 करोड़ रुपये से लागत से विनस ऑर्बिटर मिशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ओके, विनस ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, और आप देखेंगे और ये कार्य मार्च 2028 तक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये लक्ष्य याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने आप देखेंगे दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई VAS-1 का निर्माण को क्या कर दिया, मंजूरी दे दिया है। मंजूरी देने के बाद हम देखेंगे
अंतरिक्ष विभाग की ओर से आप देखेंगे किया जाने वाला जो वीनस ऑर्बिटल मिशन है, शुक्र ग्रह की कक्षा में वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा के लिए परिकल्पना की जाएगी। ठीक है, आप आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सीडेंटेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। यह कैबिनेट की मंजूरी से हुआ है और एनिमेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आईआईटी और आईआईएम के तर्ज पर आप देखे होंगे एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सीडेंटेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी और इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, सितंबर 2024 में। इसमें देखेंगे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ केंद्र सरकार के साथ भागीदार के रूप में उद्योग के निकाय का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसे देखने को मिलेंगे। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण मान्यताएं देते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने इन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वस्थ वायु शहर का पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें आप जयपुर में देखेंगे नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यानी 7 सितंबर 2024 के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लेने में क्या आयोजित हुआ और इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न शहरों द्वारा अपनी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये प्रगतिशील प्रदर्शिका की गई। ठीक है, इसमें देखेंगे पुरस्कार के आकार में आप देखेंगे अगर इसमें अगर आपको पूछता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से तो ये पूछेगा कि कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पर आता है, कौन सा स्टेट सेकंड नंबर पर आता है और ये शहर का नाम पूछेगा। तो इसमें आइए देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के आधार पर आप देखेंगे 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान ओके एनसीएपी शहरों को प्रदान किया गया। ठीक है, श्रेणी 1 में देखेंगे 10 लाख से अधिक जहां जनसंख्या है उसमें पहले नंबर पर सूरत, ओके, दूसरे में जबलपुर, तीसरे में आगरा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड श्रेणी में देखेंगे 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। ठीक है, फिरोजाबाद अपने यूपी में, अमरावती ये महाराष्ट्र में और झांसी भी अपने यूपी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। थर्ड नंबर की कैटेगरी में देखेंगे इन दिस कैटेगरी 3 लाख से कम की जनसंख्या में रायबरेली जो कि अपना यूपी में, नलगोंडा और नालागढ़, ओके, ये थर्ड नंबर पे। एंड नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप देखेंगे 9 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीए ओके राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शहर को पुरस्कृत किया गया, जिसमें श्रेणी 1 के शहर में देखेंगे रैंक 1 जो पाया ये सूरत है गुजरात का, सेकंड नंबर पे जबलपुर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे अपना आगरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ध्यान जैसा कि आप लोग को मैंने ऊपर बताया ये फर्स्ट नंबर पे फिरोजाबाद, अमरावती ये महाराष्ट्र में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे झांसी उत्तर प्रदेश में, थर्ड नंबर वाली श्रेणी में रायबरेली उत्तर प्रदेश का, नलगोंडा तेलंगाना और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह पुरस्कार का मूल्यांकन 8 बिंदुओं पर किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कितने बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। ठीक है, जो इस प्रकार है, ये बिंदु भी पूछ सकता है क्योंकि ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बायोमास पर नियंत्रण, नगर पालिका के ठोस अवशिष्ट को जलाना, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस अवशिष्ट से निकलने वाली धूल, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, सार्वजनिक जागरूकता, ठीक है, सार्वजनिक जागरूकता और पीएम साध्यता में सुधार। ठीक है, इसकी बात की गई। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना जो देसी गाय है, देसी गाय ये छूट गया था हमारा, देसी गाय ये इसको राज्य पशु के लिए घोषित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे देसी गाय को। एंड सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इसमें महत्वपूर्ण फैसले में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से देखेंगे जो नागरिकता अधिनियम की धारा 6(1) को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसमें CJI चंद्रचूड़ थे, जस्टिस कांत सुरेश सुंदरेश मिश्र, जस्टिस JB पादरीवाला के पीठ में ये निर्णय लिया गया। इसमें आप देखेंगे कि जो धारा 6 में बांग्लादेश से उन सभी अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम में आए थे और तब से असम में निवास थे। इसकी बात करता है 6 धारा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम के। ओके, उसके बाद आप देखेंगे उसके प्रावधानों के बाद असम में रहने वाले जो प्रवासी विशेष रूप से बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता प्रदान करने की कट ऑफ तिथि कितनी थी, 25 मार्च 1971 तय की गई थी। ठीक है,
और धारा 6A को 1985 में नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल किया गया था। और असम पर, ठीक है, असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 में हिस्सा के रूप में अधिनियमित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें के बारे में देख लेंगे, ये था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि ये इसमें अदालत ने क्या किया है दोस्तों, ये देखेंगे। अदालत ने नवीनतम फैसले के अनुसार धारा 6A के संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 को उल्लंघन नहीं करती है, जो जनवरी 2026 1950 को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से प्रवासियों को नागरिकता देने की कट ऑफ रूप से निर्धारित करती है। ठीक है, और ये आप देखेंगे धारा 6A के बाद तारीख से लागू होती है, इसलिए यह पहले ही संवैधानिक प्रावधानों से अलग काम करती है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक देखेंगे 2024 वाला। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के द्वारा निकाली जाती है। इसमें भारत ने शीर्ष टियर यानी टियर 1 का दर्जा प्राप्त किया, और यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, ठीक है, ITU द्वारा प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? ITU, ओके, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा। 100 में से आप देखेंगे जो उत्कृष्ट स्कोर है 98.49 के साथ, ठीक है, भारत रोल मॉडलिंग देशों में क्या किया, श्रेष्ठता हासिल की है। ठीक है दोस्तों, और अपनी जो साइबर सुरक्षा में एक प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है भारत। ठीक है, और आप आगे देखेंगे इसमें कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें आगे देखेंगे जो दूर संचार विभाग था DOT, इसने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये नोडल एजेंसी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और GCI 2024 में आप देखेंगे 5 स्तंभों पर आधारित यह राष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन किया गया, और जो कानूनी तकनीकी के जो संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग पर आधारित है। इसमें 20 संकेत है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 64 उप संकेतों और 28 माइक्रो संकेतों। ये संकेत पूछा है आपका PYQs में, तो आप ये ध्यान रखेंगे 28 माइक्रो संकेतों को ये कवर करते हुए आप देखेंगे प्रत्येक देश के साइबर सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया है। टियर 1 में देखेंगे दोस्तों, टियर 1 में रोल मॉडलिंग का स्कोर क्या है, 90 से 100 है। टियर 2 में एडवांसिंग का है 85 से 95 का स्कोर है। इसमें रोल मॉडल में ही अपना भारत आया है। ठीक है, टियर 3 की स्थापना में देखेंगे, ये इसका स्कोर 55 से 50 है। टियर 4 में विकासशील स्कोर है, और टियर 5 में आप देखेंगे बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपके टियर हो गया। ठीक है, 5 टियर हो गया। और GCI के द्वारा आप देखेंगे 194 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 46 देश को टियर 1 में रखा गया, और 43 को टियर 2 में रखा गया, और 105 देश को टियर 3 में और 4 में स्थान हुआ। ठीक है, 3 और 4 में 105 देशों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसमें यही इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्टोरल कंप्यूटर असिस्टेंट रेस्पॉन्स टीम्स सेक्टोरल विशिष्ट तकनीकी सहायता और घटना की रिपोर्टिंग प्रदान करती है, जिसमें भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को क्या करेगा, मजबूती मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला, बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला, जहाँ पे पहला हो, फर्स्ट हो। ठीक है, फर्स्ट इन द स्टेट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द कंट्री। तो आप ये करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं यही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर में बायो CNG प्लांट, जो भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन मोदी जी ने किया। ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर। और यह इस गौशाले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर में बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट में 100 टन गोबर का उपयोग करके 3 टन CNG और 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर नगर निगम को लगभग 7 करोड़ की आय होगी, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लांट के संचालन और रख रखाव में भी सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इस गौशाले का विकास आप देखेंगे, विकास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 32 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। ये पैसा याद रखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हर एक कंपनी को देना होता है अपने प्रॉफिट के परसेंटेज को। ठीक है, लगभग ये 2% होता है, तो उसी से आप देखेंगे 32 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। ठीक है, गौशाला में आप देखेंगे 2000 गाय को रखा गया है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 2 करोड़ रुपए जो सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो भी विकास का मिलता है उसमें से 2 करोड़ रुपये ये आधुनिक गाय के लिए, गौशाला जो है ना, उसके लिए दिया जाएगा। ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में ग्वालियर नगर निगम और संत समुदाय के सहयोग से 10,000 गाय की क्या की जाएगी, देखभाल की जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शहरी
शासन सूचकांक, ओके, शहरी शासन सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे मुंबई में स्थित गैर लाभकारी एक संगठन है प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें आप देखेंगे यह सूचकांक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से ये प्रजा फाउंडेशन जो है द्वारा ये तैयार किया गया। ये मंत्रालय आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। और इसका उद्देश्य आप देखेंगे जो प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से जो शहरी सरकारों को सशक्त बनाता है और स्थानीय शासन के मामले में नागरिकों को भागीदारी बढ़ाता है, ठीक है, नागरिकों का भागीदारी बढ़ाता है। और इसमें आप देखेंगे 42 संकेत है, ठीक है, संकेत के आधार पर राज्य का मूल्यांकन करता है। और इन स्तंभों में जैसे शामिल है सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विधायी संरचना, सशक्त नगर प्रशासन, सशक्त नागरिक, राजकोषीय सशक्तिकरण। शहरी शासन सूचकांक 2024 में आप देखेंगे जो 59.31 समग्र स्कोर के साथ केरल क्या है, शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं आप देखेंगे उड़ीसा दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। तो आपका पहले नंबर पे केरला हो गया, दूसरे नंबर पे उड़ीसा हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, केरल ने सशक्त नागरिक श्रेणी में ये अंक बताया है, अंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उड़ीसा ने राजकोषीय सशक्तिकरण, ठीक है, ये ध्यान रखें किसके लिए ये दिया गया है, केरल सशक्त नागरिक श्रेणी में, उड़ीसा राजकोषीय सशक्तिकरण में ये स्कोर प्राप्त किया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में 5 स्टेट जैसे बताया, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 4th नंबर पर छत्तीसगढ़, 5th नंबर पे मध्य प्रदेश है। सूचकांक में जो 5 निम्न प्रदर्शनकर्ता के जो हैं 5 राज्य और यूटी में देख लेंगे, नागालैंड, मणि वो जो निम्न पे है, ठीक है, ठीक है, निम्न में कौन से आते हैं, शीर्ष में आप देख लिए ऊपर, ये निम्न देखते हैं, निम्न में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और पंजाब, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट के 3 है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय ये है, और एक पंजाब का है, जिसमें 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और एनसीआर दिल्ली सहित यूजीआई का राष्ट्रीय औसत कितना है, 39.70 है, ठीक है, 100 में से, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, ठीक है। मोदी जी की अध्यक्षता में देखेंगे कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बंगाली को जो भाषाओं को क्या किया, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त और मंजूरी मिल गई। और इसके बाद देश में जो राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या है 11 हो गई है, ठीक है। और भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं को एक श्रेणी में बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें तमिल शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, ठीक है, तमिल को घोषित किया गया था। और शास्त्रीय भाषा के दर्जे के पूर्व निर्धारित मानदंडों में क्या परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है, परिवर्तन किया जाएगा। आगे देखते हैं, साहित्यिक अकादमी के अंतर्गत भाषा विज्ञान विशेषज्ञ ने एक समिति बनाई 25/7/2024 को, जिसमें निम्नलिखित संशोधित मानदंडों का उल्लेख किया गया। उसमें इस प्रकार है, इसमें देखेंगे जो प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलेखित इतिहास 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का पुराना होना चाहिए। और दूसरा नंबर, प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जिसमें बोलने वाले की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है। और तीसरा है, ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय, शिलालेखी, साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ, ओके। और शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं, अपनी शाखाओं के बाद दूसरे से अलग हो सकते हैं। ये है आपका, ठीक है, निम्नलिखित ये सारी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे जो भाषा है ये तमिल को ये, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन PYQ इसमें आ चुका है, ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं का, ठीक है, तमिल है, सबसे पहले तमिल को मिला था, ठीक है, उसके बाद संस्कृत को, उसके बाद तेलुगु को, उसके बाद कन्नड़ को, देन मलयालम, देन उड़ीसा, ठीक है। ये आपके 6 हो गए, 6 भाषा थे। अब 5 और मिल गए हैं जो मिलके अभी 11 हो गए, ध्यान रखेंगे 11 हो गए। इसमें पूछता है कि जो सबसे पुराना है, तो आप ये ना सोचिएगा कि संस्कृत, तो सबसे पुराना आपका तमिल है, ठीक है, संस्कृत नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। असम के 8 उत्पाद जो हैं, असम में 8 उत्पादों को क्या GI टैग मिला है, जिसमें चेन्नई में स्थित जो भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री में असम के बोडो संस्कृति की 8 प्रतिष्ठित उत्पादों को क्या मिला, GI टैग मिला गया है। इसमें आपको मिलता है कि इसमें देखेंगे असम को अभी तक कितने 33 GI टैग मिले थे, लेकिन अब ये GI टैग 41 हो गया, ठीक है, 41 हो गया, ठीक है दोस्तों।
इसमें आप देखेंगे जो 4 मिले थे, ठीक है, 3 किस्में मिली थी किसकी, चावल से बनी बियर की 3 किस्मों को जीआई टैग मिला है, जैसे बोडो जौ ग्वारन, ठीक है, और मैबरा जौ बिडवी, ओके, मैबरा जौ बिडवी और बोडो जौ गीसी, ओके, बोडो जौ गीसी, मैबारा जौ बिडासी और बोडो जौ ग्वारन, ओके। आप याद रखेंगे, जैसे याद रखने के लिए ग्वारन, बिडवी और गीसी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये आप देखेंगे बोडो जौ गीसी, ये भगवान शिव से उत्पन्न पेय औषधि है, ठीक है। और 4 जीआई टैग की बात करते हैं, 4 और जीआई टैग हैं खाद्य जो उत्पादन से हैं, बोडो नेमहस, बोडो ओडला जो लहसुन अदरक नमक से बना चावल का पाउडर है, बोडो गुआका, ठीक है, यह स्थानीय नाम क्या है, गुआका गुआकी, ओके, गुआका गुआकी, और बोडो नार्जी। अगर ये आएगा क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कितने वर्तमान में कितने जीआई टैग आसाम को मिला है, तो आप याद रखेंगे 41, ठीक है। और इसमें कितने अन्य जीआई टैग मिले हैं किन किन उत्पादों को, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप 4 खाद्य हैं और 3 बियर से बनी, चावल से बनी बियर है, ठीक है। तो इसमें अगला देखेंगे, जीआई टैग से प्राप्त पारंपरिक बोडो वस्त्र, बोडो ओरोनाई, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोडो ओरोनाई एक छोटा सुंदर सा कपड़ा पीस शामिल है, ठीक है, ये 8 हो गया। और आप देखेंगे बोडो लैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो बीटीआर असम के अंतर्गत यह स्वायत्त है क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे कोकराझार, चिरांग, बक्सा, तामुलपुर और उदलगुरी 5 जिले शामिल हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला इसमें आपको मिलता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल, कौन, अपना प्यारा भारत, ठीक है। इसमें शामिल है मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक में जो मंजूरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में भारत भी शामिल हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में एक वैश्विक मंच है, ठीक है, विश्व भर में सहयोग को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्षता को क्या करता है, प्रोत्साहन के लिए समर्पित करता है। यह हब सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को क्या करता है, ज्ञान, सर्वोच्च पद्धतियों और क्या करता है, समाधानों को क्या करता है, साझा करने के लिए ये एक जुट रहते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, इसमें देखेंगे आप जो भारत सरकार के ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ओके, बीईई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को क्या किया है, नामित किया है। नोडल एजेंसी पूछ देगा तो आप ध्यान में रखेंगे नोडल एजेंसी, ठीक है, कौन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। 2021 में पेरिस फ्रांस में स्थापित किए गए ये हब वर्तमान में अध्यक्षता यूरोपियन आयोग का है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का है। जुलाई 2024 तक हब के कितने सदस्य, 16 सदस्य हैं, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, डेनमार्क, यूरोपियन आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्समबर्ग, रूस, सऊदी अरबिया एंड अमेरिका और ब्रिटेन है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में क्या हुआ, शामिल हुआ। भारत को बीजिंग में जो आयोजित पूर्ण सत्र के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तक प्राधिकरण संचालन समिति के जो 15 संसदीयों का क्या बना था, एक ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क के लिए चुना गया था, ठीक है। इसमें संचालन समिति के सदस्य के रूप में भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषताओं को लाभ उठाने के लिए वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्लोबल नेटवर्क G20 समूह एक पहल है जो भारत 2020 में इस पहल का समर्थन किया था। ग्लोबल नेटवर्क में वर्तमान में क्या है, 121 सदस्य हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गृह मंत्रालय भारत से ग्लोबल नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला इसमें आते हैं, देखते हैं, भारत समुद्री जैव विविधता की रक्षा हेतु BBN समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, भारत ने हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत देखेंगे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौते पर सितंबर 2024 को क्या न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते पर भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और यह देखेंगे, यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका उद्देश्य है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा बनाना। और इसमें देखेंगे उच्च समुद्री संधि जो हाई सीज ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें आपका दिया हुआ है कि यह क्षेत्र आप देखेंगे, यह क्षेत्र नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, ओके, ओवर फ्लाइट एंड पनडुब्बी केबल और आप देखेंगे बिछाने जैसे ये क्या करें गतिविधियों पर भी ये
सभी के लिए भी खुलेगा, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के समझौते को कार्यों को भी ये क्या करेगा, इसका देखरेख करेगा। और आप इसमें देखेंगे कि जो अन्य 2 समझौते हुए हैं, ठीक है, इसमें 1994 भाग 11 कार्यान्वयन समझौते अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनन को विनियमित करना, और 1995 संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता जो मछली स्टॉक संरक्षण और प्रबंधन, ठीक है, BNJ समझौते में आप देखेंगे 60 देशों के अनुमोदन के बाद 120 दिन के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा, और सितंबर 2024 तक 100 देश इस संधि पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि यह समझौता 2030 तक दुनिया के 30% समुद्री और जमीनी को क्या करना है, संरक्षित करने का लक्ष्य को समर्थन करता है, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। और आप देखेंगे जो इस समझौते को आप देखेंगे 2023 में न्यूयॉर्क में 5वें अंतर सरकारी सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, ठीक है। ऊंचे समुद्र हर साल मनुष्य द्वारा उत्पादित जो भी CO2 उत्पादन करते हैं लगभग 30% क्या होते हैं, अवशोषित करते हैं, लेकिन उच्च समुद्र केवल 1.5% ऐसी संरक्षित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ। भारत औपचारिक रूप से खनन सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल थी, और स्वच्छ ऊर्जा संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और श्रृंखलाओं को क्या करेगा, सुरक्षित करने के लिए इस सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर यह क्या करता है, केंद्रीय है। इस पे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व और तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिज आज से तेजी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से कई में आवश्यक घटक हैं, और पवन टरबाइन और सौर पैनलों में से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक, ठीक है, सौर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक। ये देखेंगे कि जो अमेरिका और विदेश विभाग द्वारा 14 देश और यूरोपियन संघ द्वारा इस समझौते पर भारत को भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे भारत जून 2023 में ही शामिल हो चुका था। इसके जो सदस्य हैं इनको देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन संघ है, ठीक है। 14 देश हैं, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कंट्री पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक का संबंध सदस्य बना। कौन? भारत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम का सदस्य बन चुका है भारत 2024 में, और इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को की थी। इसमें आइए देखते हैं, इसमें भारत IMDRF के संबंध में जो सदस्यता हासिल की है, ये आवेदन की समीक्षा 2024 में सिएटल, ओके, क्या है ये? सिएटल, ओके, सिएटल वाशिंगटन में ये संस्था को 26वें सत्र में की गई, ठीक है। और आप देखेंगे जो IMDRF की स्थापना 2011 में की गई थी, ठीक है, और वैश्विक चिकित्सा उपकरण विनियमों का एक ये समूह है, और उनका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक सामंजस्य और अभिसरण को अपनाने में तेजी लाना, और इनके सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण का क्या करेगा? शामिल करेगा, ठीक है। अगला देखेंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में विजेता मिली है। इसमें आप देखेंगे भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय में देखेंगे सितंबर 2024 को क्या है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर देश के 36 गांव को विभिन्न श्रेणियों में क्या मिला है? पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया, ठीक है। इसमें यह भारत के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की गई थी। ये 2023 में शुरू की गई थी, और 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में आप देखेंगे 795 गांव ने आवेदन किया था, और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जिसमें देखेंगे 36 गांव को वर्ष 2024 में क्या हुआ है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की 8 श्रेणी में, ठीक है। 8 श्रेणी कौन कौन से हैं? ये श्रेणियां याद रखेंगे: साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, सामुदायिक आधारित पर्यटन, शिल्प विरासत, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण, और वाइब्रेंट विलेज
वाइब्रेंट विलेज में क्या मिला है, विजेता यानी मान्यता के रूप में प्रदान की गई है, जिसमें ये 36 गांव ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये गांव इतने जरूरी नहीं है क्योंकि ये 36 कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, आप मानकों को देख लेंगे, 8 श्रेणी में ये दिया गया है, यह ध्यान में रख लेंगे, और कितने इस वर्ष में गांव को दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आप आगे देखेंगे पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का पहल किया है। ठीक है, शुरुआत किया है, और एक ये राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरुआत की गई है। सामाजिक समावेशन, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन को एक वाहन के रूप में सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के आधार पर ये पर्यटन मंत्रालय ने भारत के 6 पर्यटन स्थल कौन कौन से, ओरछा है मध्य प्रदेश का, गंडीकोट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, बोध गया बिहार का, आइजोल मिजोरम का, जोधपुर राजस्थान का, श्री विजयपुरम ये अंडमान एंड निकोबार का, ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की गई है। ये 6 पर्यटन स्थल आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पहल के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य गंतव्य में पर्यटन के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है, ताकि उन्हें पर्यटन अनुकूल लोगों से मिलवाया जा सके और उनके गंतव्य के लिए कार्मिक राजदूत और कहानीकार है। ठीक है, उनको पर्यटन के बारे में, पर्यटक के स्थान के बारे में उनको एक जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, कैब चालकों, ऑटो चालकों, बस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं, होटल के कर्मचारी और इत्यादि जो भी हैं, ठीक है, छात्र और कई अन्य लोग पर्यटन के महत्व और सामान्य स्वच्छता, सुरक्षा, स्थिरता और पर्यटन को आतिथ्य और देखभाल के उच्चतम मानकों को प्रदान करने के महत्व को क्या करेंगे, पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करेंगे। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को क्या मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा और इससे जॉब, ठीक है, जॉब प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत की पहली एयर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुरक्षा का सुविधा क्या नाम है, पवना चित्रा। ओके, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने त्रिवेंद्रपुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल पर भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्रा का उद्घाटन किया। पवना चित्रा का विकास CSIR NIST, ठीक है, द्वारा किया गया, और इस सुविधा के माध्यम से एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं को क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पवना चित्रा किससे रिलेटेड है, ये त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना केरल में, वहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत का पहला ऑक्सीजन बर्फ पार्क। ओके, द फर्स्ट ऑक्सीजन बर्फ पार्क, बर्ड पार्क कहाँ पे, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के देश के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हरियाली और जैव विविधता का नखलिस्तान भी कहा जाता था, हरियाली और जैव विविधता का नखलिस्तान भी कहा जाता है। और जमथा के पास आप देखेंगे 8.23 हेक्टेयर की जो जमीन में फैला हुआ ये सामाजिक वानिकी हेतु ये एक पार्क, इस पार्क में लगभग 8,000 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, और इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14.32 करोड़ रुपए की लागत से ये विकसित किया है। ठीक है, इस पार्क में न केवल पक्षी के लिए अभयारण्य के रूप में, बल्कि नागपुर में आने वाले यात्रियों के एक इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी डिजाइन किया गया। और नागपुर को भारत की बाघ राजधानी भी कहते हैं, नागपुर को क्या कहते हैं, भारत की बाघ राजधानी। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, पार्क में आप देखेंगे झील, फलदार पेड़ हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बनाया गया। आप देखेंगे पार्क में 3.1 हेक्टेयर की मियावाकी वन है। ठीक है, मियावाकी एक वनीकरण विधि है जो तेजी से बढ़ रही, जिसमें घनी वनस्पतियों होती है। ठीक है दोस्तों, मियावाकी मेथड। ठीक है, यूएई के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा हुई थी। इस यात्रा में देखेंगे दोस्तों कि ये सितंबर 2024 में ये यात्रा पर आए थे और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की, और प्रधानमंत्री मोदी ने आप देखेंगे अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और इस बैठक के दौरान राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, समग्र राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, और इसी दौरान परमाणु ऊर्जा सहित 5 प्रमुख समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। अब प्रिंस ने 2 दिनी दौरे पर 9 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, और प्रिंस ने एक बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे, जहां दोनों देशों के कारोबारी और नेताओं ने हिस्सा लिया था। आगे देखेंगे इसमें कि अगस्त 2015 में मोदी की यूएई यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय संबंध में एक व्यापक राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ गया, और
आप इसमें देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में 2022-23 में 85 अरब डॉलर का क्या हुआ, द्विपक्षीय व्यापार हुआ, ट्रेड हुआ। भारत और यूएई के बीच में समझौते जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एलएनजी की दीर्घकालीन आपूर्ति को के लेकर समझौता हुआ है। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर में ADNOC और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौते पर क्या हुआ, ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। और गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच क्या हुआ है, भारत में फूड पार्क का विकास को लेकर एक समझौता हुआ है। ऊर्जा भारत तथा ADNOC के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 ओके ब्लॉक 1 के उत्पादन में जो रियायत को लेकर एक समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे सुकोई 30 MKI ओके इंजन के लिए 26,000 करोड़ का समझौता। रक्षा मंत्रालय ने आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की एयर स्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सुकोई 30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन खरीद के लिए 2600 करोड़ रुपये का समझौता किया गया। ये आप देखेंगे इसमें 2600 करोड़ रुपये में ये समझौते में आप देखेंगे जो इसमें आगे देखेंगे जो HAL है, ठीक है, HAL है, इसने 30 हवाई इंजन की आपूर्ति करेगा, ठीक है, हर साल 30, और 240 जो इंजन है उसकी आपूर्ति अगले 8 वर्षों में पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये है आपका HAL जो सुकोई बना रहा है, ठीक है, लड़ाकू विमान, उसके बारे में था। ठीक है दोस्तों, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को क्या हुई, मंजूरी मिल गई। 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल आप देखेंगे 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित रहेगा। और इसमें जारी अधिसूचना के अनुसार 23वें विधि आयोग के एक पूर्वकालीन अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं और एक पूर्वकालीन अध्यक्ष और अतिरिक्त पदेन अंशांकलिंग सदस्य भी शामिल होते हैं। इस आयोग का कार्य क्या होता है, भारत कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना। ठीक है दोस्तों, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि मार्च 2024 में 22वें विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे टाइम्स में AI सूची में 15 भारतीय शामिल हैं। टाइम्स जो मैगजीन में है, AI की सूची में 15 भारतीय शामिल हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में आप देखेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें भारत में 15 भारतीय को शामिल किया गया है। और टाइम मैगजीन के में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को AI के लिए 100वें प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे 15 भारतीय और भारतवंशियों की में सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को भी शामिल किया गया। ठीक है, और आप जान रहे होंगे अश्विनी वैष्णव, ये IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के बारे में यह पत्रिका में लिखा गया कि उनके नेतृत्व में भारत के अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सिर्फ 5 देशों में से एक बनने की उम्मीद है। ठीक है, इसके लिए इनको टाइम मैगजीन में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अनिल कपूर है, ये अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता है, और ये नहीं पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड किस लिए दिया गया, ये जानकारी जरूरत नहीं है। ठीक है, अनंत विजय सिंह ये प्रोटॉन के उत्पादन प्रमुख अनंत विजय सिंह ने ऐसी VPN ऐप पर काम किया है जो मुफ्त और उपयोग के लिए सुरक्षित है और ये गोपनीयता बनाए रखने, निजी सुरक्षा और एन्क्रिप्टेड असीमित इंटरनेट एक्सेस का प्रदान करेगा। नंदन नीलेकनी के बारे में जानते हैं, ये इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। ठीक है, सह संस्थापक हैं, जिन्होंने दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में 15 साल सरकार के भीतर और बाहर रहकर काम किया। ठीक है, और रोहित प्रसाद ये अमेजन के आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, शिव राव हैं। ठीक है, शिव राव, इनके बारे में ये एब्रिस के संस्थापक राव ने हेल्थ केयर प्रणाली को आसान बनाया है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये क्योंकि
नाम ही पूछता है, ठीक है, टाइम मैगजीन में कौन टॉप में है, तो आप देखें 15 लोग हैं, ठीक है, जो भारत के शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे टाइम में इस सूची में सीईओ संस्थापक के संस्थापक शामिल है, जिसमें मेटा के मार्क जुकरबर्ग हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और पेपर प्लेक्सिटी के अरविंद श्रीनिवासन और रोहित प्रसाद। मुख्य वैज्ञानिक अमेजन एआई नॉट इंस्टीट्यूट सह सहकारी निदेशक अंबा काक हैं। यूएस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के निदेशक आरती प्रभाकर हैं और कनेक्टिव इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के सह संस्थापिका कौन है, दिव्या सिद्धार्थ भी इस सूची में शामिल हुई है, ठीक है। भारत में प्रदूषण में आप देखेंगे 19.3% की गिरावट आई है, ठीक है, भारत में प्रदूषण, ठीक है। अगला इसमें देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है इसके द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इसके द्वारा आप देखेंगे एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की अगस्त 2024 में जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2024 के अनुसार देखेंगे भारत में 2021 की तुलना में 2022 में सूक्ष्म कणों के प्रदूषण में 19.3% की क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई है। वही बांग्लादेश के बाद दुनिया में दूसरी सबसे गिरावट है, ठीक है, पहले नंबर पर गिरावट में कौन है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। इस गिरावट में प्रत्येक नागरिक की जीवन प्रतिशतता में औसत 1 वर्ष की वृद्धि में हुई है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इस रिपोर्ट में भी कहा गया है यदि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो WHO है ना कि वार्षिक PM ओके 2.5 साध्यता मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पूरा करने में विफल रहा, ठीक है दोस्तों, ये है आपका। और आप देखेंगे कि इसमें आगे आपको रिपोर्ट में क्या मिलता है। इस रिपोर्ट में देखेंगे कि जो रिपोर्ट के अनुसार जो पश्चिम बंगाल में जो गिरावट देखी गई है ये कौन कौन से जिले में, पुरुलिया और बाकुंडा जिले में देखी गई है। धनबाद के पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि, पश्चिमी मोदनीपुर और बोकारो जिले में भी इस रिपोर्ट में गिरावट देखी गई है, ठीक है दोस्तों। आप रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित जो क्षेत्र है उत्तरी मैदानी इलाकों में 2021 के मुकाबले 2022 में कण प्रदूषण के स्तर में 17.2% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे दोस्तों, इसके अनुसार आपको 2019 में गुजरात ने प्रदूषण की रोकथाम की पहल की शुरुआत की थी, ठीक है, जिसके परिणाम से सूरत में प्रदूषण 20 से 30% का कमी देखा गया, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। और 2019 में शुरू की गए ये भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का ये उद्देश्य 2026 तक और 2017 के स्तर से प्रदूषण को 40% तक का कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 ये आपका जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।